हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आए हैं आज की इस वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, जो कि हम अपने आदिकाल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और हमारे आदिकाल का अभी एक या दो ही टॉपिक और बचे हैं, फिर हमारा आदिकाल जो खंड है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इतिहास का जो कालक्रम था, काल विभाजन था और उसका नामकरण था, उसके बारे में बताया था। तो जो काल इतिहास का जो काल विभाजन और जो नामकरण किया गया वो किस पद्धतियों पर किया गया, ये इसमें आज हम पढ़ेंगे। नंबर एक देख लेते हैं, शुरू से ही देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां प्रचलित रही हैं उनका विवरण निम्नवत है। नंबर एक, वर्णानुक्रम पद्धति। नंबर एक किसके हिसाब से करते हैं? वर्णानुक्रम पद्धति। यानी कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, जब हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्यकारों ने लिखना शुरू किया तो उस इतिहास को उन्होंने किस पद्धति पर उसका काल विभाजन करने की कोशिश की और नामकरण करने की कोशिश की, तो वो ही पद्धतियाँ कहलाती हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इन पद्धतियों का नामकरण किया। तो देख लेते हैं, सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति है। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें अब देखिए, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। मतलब नाम का वर्णानुक्रम, जैसे कि आप देखते हो ना शब्दकोश में, शब्दकोश में क्या होता है, हमारे पहले ए वाले, फिर बी अल्फ़ाबेट वाले, फिर सी वाले, डी वाले, इस तरह से ये क्रम से होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास का जो वो काल विभाग नामकरण जो किया गया, इतिहास लेखन की जो पद्धति अपनाई गई, वो जो पहली पद्धति थी वो वर्णानुक्रम पद्धति थी। यानी कि उन्होंने अब जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतने कवि हैं और इतनी उनकी रचनाएं कवि हैं और इतनी सारी उनकी रचनाएं हैं, तो उनको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें, किस प्रकार से व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने के लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया उसी को ही हम पद्धति कहते हैं। कि हिंदी का जो काफ़ी प्राचीन समय से हिंदी का इतिहास चला आ रहा था, काफ़ी कुछ था कवियों के सामने, साहित्यकारों के सामने, अपने साहित्य इतिहास में लिखने के लिए बहुत कुछ था। तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से हम इन कवियों को और इनकी रचनाओं को किस प्रकार से हम क्रमबद्ध करें। तो क्रमबद्ध करने के लिए उन्होंने जो सबसे पहले पद्धति अपनाई या सबसे पहले जो तरीका अपनाया वो था वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णों के आधार पर, तो इसे क्या कहा जा सकता है? वर्णमाला पद्धति। तो वर्णमाला आपको पता है, हमारी ए अनार से शुरू होकर और गे ज्ञानी तक, जय ज्ञानी भी बोल देते हैं, यहाँ पर ख़त्म होती है। इस बीच में हमारे काफ़ी ये जो जितने भी वर्ण आते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कहे जाते हैं, कि 52 वर्ण माने जाते हैं, कुल वर्ण जो है 52 वर्ण माने जाते हैं। तो इन्हीं वर्णों के आधार पर उन्होंने क्या किया, कवि और उनकी रचनाओं को क्रमबद्ध करने की कोशिश की। तो क्या कहा, इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण, परिचय जो दिया वो किस हिसाब से दिया? वर्णानुक्रम के अनुसार किया। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जब वर्ण के हिसाब से अगर हम करते हैं, मान लो हमारे पास कवियों की लिस्ट में कवि हैं, हमारे पास 100 कवि हैं और 100 कवियों में से कुछ कवि तो हैं आदिकाल के और कुछ हैं हमारे पास भक्ति काल के और कुछ कवि हैं हमारे आधुनिक काल के। लेकिन अगर जब हम वर्ण के हिसाब से उठाएंगे तो क वर्ण का जब हम कवियों का जब स्थान देने लगेंगे अपने इतिहास के अंदर, साहित्य इतिहास के अंदर, तो क वर्ण वाले सारे ही कवि आ जाएंगे, चाहे वो आदिकाल का हो, चाहे भक्ति काल का हो, चाहे आधुनिक काल का हो। तो इस हिसाब से वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। ये होती है हमारी वर्णानुक्रम पद्धति।
अब देखिएगा, इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं, भले ही वे काल क्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हो। अब देखिए, गारशा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया। अब दो ऐसे आपको जब मैंने बताया था साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण की जो कोशिश की थी गारशा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने, तो कोई काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया था, लेकिन उन्होंने साहित्य इतिहास लिखे जरूर थे। साहित्य इतिहास ध्यान रखना, लिखे जरूर थे। सबसे पहला साहित्य इतिहास जो लिखा गया था हिंदी साहित्य का, वो गारशा दत्तासी द्वारा लिखा गया था और दूसरा जो लिखा था वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। तो इन्होंने जो अपना इतिहास लिखा उसमें जो कवियों को स्थान दिया, उसमें उसके लिए उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई? वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया। यानी कि कवियों का किस हिसाब से क्रम लगाया? कवियों का वर्ण के अनुसार उन्होंने क्रम लगाया। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। इस पद्धति से जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए वे अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं, इन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित होगा। जैसे अभी मैंने बात की थी कि जो हमारे शब्दकोश होते हैं उसी हिसाब से हमारा जो इन कवियों ने साहित्य इतिहास लिखा हिंदी का, गारशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने, उनको हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? साहित्यकार कोश कह सकते हैं। कोश मीन्स खजाना, जिसमें सारे साहित्य इतिहासकारों का आपका नाम मिल जाएगा, लेकिन आप उसे इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते। कालक्रम के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, जैसे आप कबीर ढूंढ रहे हो, आप तुलसीदास जी को ढूंढ रहे हो तो आप तय पे जाओगे, कबीर को ढूंढ रहे हो तो आप कै पे जाओगे। इस प्रकार से आपको ये साहित्यकारों का कोश तो मिल जाएगा, लेकिन उसे इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं है। दूसरा है काल कर्मानुसार पद्धति। काल कर्मानुसार पद्धति, तो हमने अभी जो अपने टॉपिक को एक बार बच्चों ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था उसको लिखने के लिए लेखकों ने कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई, कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई? पहली आप कहोगे वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी आप कहोगे कालक्रमानु पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, सही लिखकर बता देती हूँ, कालानुक्रमी पद्धति। ध्यान से देखना, क्योंकि अभी HPSC का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आएगा उसमें आप ऐसे रट नहीं सकते, आपको वहाँ पर शब्दों को लिखना पड़ेगा, इसलिए शुद्ध लिखने की कोशिश भी हमें करनी पड़ेगी। देखना, दूसरे हम पढ़ लेते हैं कालानुक्रम पद्धति। तो मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले हेडिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या हेडिंग है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। और हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो पद्धति थी वो वर्णानुक्रम थी, और वर्णानुक्रम पद्धति जो पहला प्रयास किसने किया था? गारशा दत्तासी ने, और दूसरा प्रयास किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने। आई होप आपको, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसको एक साहित्यकार कोश तो कह सकते हैं, लेकिन इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा काल विभाजन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। कालानुक्रम पद्धति दूसरी आती है हमारी, कालानुक्रम पद्धति। देख लेते हैं इसे। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ पर पहले वाले में वर्णों के आधार पर था, वहीं पर ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से, कि कौन सा कवि का जन्म या किस तिथि को हुआ, या उसकी रचनाएं किस तिथि से किस तिथि के बीच में हैं, इस हिसाब से उन्होंने उठाया कालानुक्रम पद्धति में। तो आप कह सकते हैं इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक इतिहास के काल क्रमानुसार तिथि क्रम से उठाया।
तिथि का मतलब आपका दिनांक, आपका जो डेट जिसे बोलते हो, ये कहते आपके दिमाग में आ जाता है, उस हिसाब से उठाया। प्राय कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका कर्म निर्धारण किया गया। आगे ये बात यहीं पर देख लेते। कृतिकार कौन होता है? जो रचनाकार है, जो रचना कर रहा है, जिसने रचनाएं की हैं, और जिन कवियों को, जिन लेखकों को, जो कृतिकारों को हम अपने हिंदी साहित्य के अंदर स्थान देने वाले हैं, उनको किस हिसाब से दिया इस पद्धति में? कालानुक्रम के हिसाब से, यानी कि उनकी जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथे उनका क्रम निर्धारण किया। जैसे कि अब हमारे पास कवियों की एक लिस्ट है, मान लो स्वयंभू है हमारे पास, दूसरा तुलसीदास है, फिर कबीर दास है, ये और इन सब का मान लो अनाप शनाप बहुत सारे कवि हैं हमारे पास। तुलसीदास है, कुम्मन दास है, सूरदास है, पुष्पदंत है, धनपाल है। तो इन सब को हम किस प्रकार से क्रम में लगाएंगे? इन सबको इनका हम वो लिख लेंगे, इनके आगे इनका जन्म के जो दिनांक वो लिख लेंगे, और उस हिसाब से हम सबसे पहले जिसका जन्म हुआ था उसे सबसे पहले लगाएंगे, दूसरे नंबर पर जिसका हुआ उसको लगाएंगे, फिर तीसरे नंबर पर। इस हिसाब से जितने भी कवि थे उन सब को उन्होंने कालानुक्रम पद्धति के आधार से अरेंज किया, यानी कि व्यवस्थित किया। किस आधार पर? जन्म तिथि को आधार मानकर उनका कर्म निर्धारण किया इस पद्धति के अंदर। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अभी तक आपको मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पहली पद्धति थी वो वर्णानुक्रम थी। वर्णानुक्रम का प्रयास किसने किया था? किसने किया था? पहले गारसा दत्तासी ने, और दूसरा प्रयास किया था शिव सिंह सेंगर ने। इन दोनों ने कौन सा प्रयास किया था? वर्णानुक्रम किया था। उसके बाद कालानुक्रम पद्धति से किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और दूसरा चौथा कौन है? मिस्र बंधुओं ने। किसने? मिस्र बंधुओं ने। तो पहले दो जो हैं उनका तो है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने तो वर्णानुक्रम प्रयास किया। कालक्रम के हिसाब से किसने प्रयास किया? जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधुओं ने प्रयास किया। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता। अब फिर से इन्होंने इसमें भी कोई ना कोई कमी महसूस होने लगी और कहा कि केवल रचनाकारों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के मात्र से ही हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पूरा नहीं कर सकते, अपितु उसमें क्या और होना चाहिए। इनने सब ने क्या किया कि भाई जितने भी कवि थे या जितने भी रचनाकार थे और उनकी जितनी भी रचनाएं थी, शुरू के दो कौन कौन, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने तो किसके हिसाब से व्यवस्थित कर दिया? वर्ण के हिसाब से व्यवस्थित कर दिया। दूसरे नंबर पर जो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु आए, उन्होंने किस हिसाब से उनको रचनाओं को और कवियों को व्यवस्थित कर दिया? रचनाएं एवं कवि को किस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया? काल कर्मानुसार व्यवस्थित कर दिया। लेकिन विद्वानों का कहना है कि केवल इनको हम इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते। क्या होना चाहिए? क्या कहा उन्होंने कि युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। युगीन परिस्थितियों यानी कि उस समय जो युग चल रहा था, जो समाज था, जो समय चल रहा था, उस समय हमारे समाज में क्या परिस्थितियां थी, उनको भी हमें स्थान देना चाहिए। और इसके अभाव में वह इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। तो दूसरे में क्या कहा इन्होंने कि पहले में तो ये कहा कि अगर आप वर्ण क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं तो वो केवल आपका एक साहित्यकारों का कोश हो जाएगा, यानी कि खजाना हो जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अगर आप काल क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? काल क्रम के हिसाब से अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ये इन्होंने कहा यहीं पर, अपितु उसमें
कि अगर कालक्रम के हिसाब से हम व्यवस्थित करते हैं तो वो भी हमारा इतिहास ग्रंथ नहीं कहलाएगा। उसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए कि कवि ने किन किन प्रवृत्तियों का प्रयोग किया है, क्या क्या चल रहा था, भक्ति का प्रादुर्भाव था या नहीं था, राष्ट्रीय चेतना थी या नहीं थी, लोक जागरण था या नहीं था। इस प्रकार ये प्रवृत्तियां होती है और उन्होंने कहा कि उस युगीन परिस्थितियों का भी विश्लेषण होना चाहिए, तभी वो साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास कहला सकता है। तीसरा आधार था वैज्ञानिक पद्धति। तीसरा आधार कौन सा था? वैज्ञानिक पद्धति। पहला वर्णानुक्रम, दूसरा कालानुक्रम, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। आपको पता है विज्ञान को तो प्रूफ देने पड़ते हैं, सबूत देने पड़ते हैं कि ये देखिए ये कवि था, ये इसका रचनाकाल थे, ये इसकी रचनाएं हैं और ये उसके युगीन परिस्थितियां थी, ये उनकी प्रवृत्तियां हैं। इस प्रकार से अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो हमारा वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ। तटस्थ होता है कि वो इधर उधर नहीं भागते, कभी किसने ये कहा कि उसने ये कहा, उस कवि के पीछे भाग ले, कभी उस कवि के पीछे नहीं, एकदम निरपेक्ष, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंदर आप कोई भी बात कहेंगे, कोई भी बात कहेंगे, किसी भी कवि के बारे में कहेंगे या उसकी किसी रचना के बारे में कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? आपको क्रमबद्धता का एक जो है, जिस क्रम में आपने लगाया है उसके लिए एक तर्क उसकी पुष्टि करता हो, उसके साथ में आप तर्क जरूर देंगे कि इसलिए मैंने इस कवि को इस स्थान पर रखा, उसका एक तर्क देंगे आप। इस पद्धति में भी वही दोष है जो काल कर्मानुसारी पद्धति में है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर, अब कह रहा है कि इतिहास केवल, अब देखो इसमें इसने कहा कि जो तथ्य देंगे तर्क के साथ देंगे, तो कह रहा है कि इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर क्या होना चाहिए? उनकी व्याख्या भी होनी चाहिए, उनका विश्लेषण भी होना चाहिए, कि उसकी व्याख्या भी देनी है, तर्क देकर ही नहीं छोड़ना, उन तर्कों की व्याख्या भी करनी है और उनका विश्लेषण भी करना है, ताकि पढ़ने वाले को अच्छी तरह से संतुष्टि हो जाए कि हाँ इसने इसके बारे में ये कहा है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दे। क्या कहा? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह, हमारे मान सकते हैं कि इन विद्वानों ने जो तथ्य इकट्ठे किए और जो तर्क के साथ प्रस्तुत किए, उन्हें तथ्य संग्रह तो के लिए तो हम उपयोगी मान सकते हैं, लेकिन उन्हें जब तक हम इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दे सकते, जब तक वो उन तर्कों की व्याख्या और विश्लेषण नहीं कर देते। इसमें भी कोई ना कोई कमी बता दी। तो फिर क्या आएगा? एक है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति नंबर 4 पर कौन सी आती है? विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? वेन, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा। विधेयवादी शब्द को कितने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एस्टेट में, टीजीटी एस्टेट में, पीजीटी एस्टेट लेवल का है। आपसे पूछ सकते हैं कि विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? वेन। इन्होंने वेन के अंदर 3 शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान बताया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण, क्षण विशेष का मतलब है कि ये किससे संबंधित है, किस वातावरण या देशकाल की है। क्षण विशेष, और ये समय स्थान को बताता है हमें। तो इन तीनों शब्दों का हमें पता होना चाहिए। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपराओं, तद्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन, विश्लेषण अपेक्षित होता है। तो ये किसमें थी? वेन पद्धति। ये जो आपकी विधेयवादी पद्धति थी, विधेयवादी के प्रवर्तक कौन थे? वेन। हिंदी में साहित्य का इतिहास लेखन की इस पद्धति का सूत्रपात, इस पद्धति का, यानी कि कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति। इसका विधेय
विधेयवादी पद्धति, इसका सूत्रपात किसने किया? इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास कौन सी पद्धति को अपना कर लिखा? विधेयवादी पद्धति को अपना कर लिखा। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियां एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। उनके अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों का संचित यह मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ थोड़ा सा ये कट गया है, ये फोटो में नहीं आ रहा है आपके पास, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या है ये। उन्होंने ये कहा कि परिप्रेक्ष्य में किया। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आपने देख लिया, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इन पंक्तियों को आप अच्छे से याद कर लेना। ये शब्द जो हैं ज़्यादातर यूजीसी नेट तक, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शब्द जरूर पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था। ये कहा था कि इसका मतलब है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति मतलब उनके हृदय की जो मन की जो वृत्ति है का संचित प्रतिबिंब होता है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जो इतिहास होता है वो किससे बनता है? इतिहास किससे बनता है? जनता से बनता है। और जनता उस समय जो जैसा महसूस हो रहा है, जो समाज में चल रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसका संचित प्रतिबिंब ही होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये परिभाषा दी हिंदी साहित्य के इतिहास की किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ये आज का ये छोटा सा इसी वीडियो में मैं इतना ही डालूंगी ताकि वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। छोटी छोटी वीडियो को देखकर आपका मन करेगा कि इस वीडियो को तो यार मैं अभी देख लेता हूँ, छोटी सी है, और धीरे धीरे आपका एक एक टॉपिक सिमटता चला जाएगा। मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको एक भार महसूस ना हो। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैंने भरपूर कोशिश की है। और फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को 4 बार पढ़ते हो तो प्रश्न को 5 बार पढ़िए। आपके दिमाग में आपका सिलेबस अगर आपके दिमाग के अंदर घूमता रहेगा, आपका टॉपिक आपके दिमाग के अंदर घूमता रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हमने क्या पढ़ी है इस टॉपिक में? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। कौन कौन सी पद्धतियाँ थीं? वर्णानुक्रम, कालक्रमानुसार, वैज्ञानिक, विधेय। हमने 4 पद्धतियाँ पढ़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी पद्धति अपनाई? विधेयवादी पद्धति अपनाई। तो यही 4 पद्धतियाँ थी। मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर डाल दिया है। एक तो ये जो क्वेश्चन थे ये था जो हूबहू कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये पंक्तियाँ 10 जगह पूछी जाती हैं कम से कम कि ये बात किसने कही। आप देखते रहिएगा इन सब बातों को और नोट करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपको एक बार सब्सक्राइब बटन पर आपको क्लिक करना है और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आती रहें आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अलर्ट रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।